हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है चैप्टर 5 का आपका लास्ट टॉपिक ही हम पढ़ रहे हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से होता है, अर्थ का मैग्नेटिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम स्टूडेंट्स जान रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे थे अर्थ की। तो अर्थ के अंदर कल मैंने आपको बहुत सारी टर्म्स आपको बताई थी कि अर्थ के अंदर क्या क्या टर्म्स होती हैं। ठीक है, हमने देखा था, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि अर्थ का जियोग्राफिकल नॉर्थ कहाँ होता है। मतलब तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग देखें तो इसका एक्चुअल नॉर्थ कहाँ पे आ रहा है। तो हमने देखा था कि वो यहाँ पे इसको हमने ज्योग्राफिकल नॉर्थ और इस वाले पॉइंट को मैंने ज्योग्राफिकल साउथ नोट किया था, जैसे स्टूडेंट्स किया था। फिर हमने बात करी थी कि इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है इसको मैंने बोल दिया था जियोग्राफिकल एक्सिस। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने बात की कि जो हमारी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का जो साउथ पोल होता है वो इस ज्योग्राफिकल नॉर्थ से कुछ एंगल पे होता है। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने बोला था आपको, यहाँ पे तो साउथ होगा और यहाँ पे एक्चुअल नॉर्थ अर्थ का जो साउथ पोल है वो यहाँ पे होगा। और कितने डिग्री पे होगा? 11.3 डिग्री पे। अब देखिए, जब हम नीडल को घुमाएंगे, कोई भी कंपास को घुमाएंगे तो वो कहाँ पे रुकेगा? जहाँ पे साउथ उसको अट्रैक्ट करेगा वहाँ पे तो रुकेगा। तो बेटा इसलिए वो हम इसको नॉर्थ डायरेक्शन बोल देते हैं, हालांकि एक्चुअल में ये साउथ पोल होता है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, एक्चुअल में अर्थ का क्या होता है? साउथ पोल, लेकिन हमारे नीडल का नॉर्थ पोल आएगा। ठीक है, ठीक है, ये हमने देखा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए कि इन दोनों के बीच में जो एंगल हो गया, जो एक्चुअल साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में जो एंगल है, तो उसको हमने बोल दिया 11.3 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए कि ये सब चीज़ें हमने जानी थी। इसके बाद मैंने आपको दो टर्म्स और बताई थी। क्या? कि तो मैंने आपको बताया था ज्योग्राफिकल मेरिडियन। देखिए मेरिडियन क्या होता है कि यदि मैं इसके ऊपर एक वर्टिकल प्लेन रख दूं, इस तरह से वर्टिकल प्लेन जिससे ये दो हिस्सों में कट जाए। ठीक है, जिससे दो हिस्सों में इस तरह से बिल्कुल आधा गोला इधर आधा गोला इधर, तो इसको वर्टिकल प्लेन को जो बेटा है हम वो बोलेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इसी तरह से ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है इसके ऊपर यदि मैं कोई प्लेन रख दूं, ठीक है, तो इसको बोल देंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ये दो तीन टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। देखिए, इसके ऊपर मैंने प्लेन रखा तो इसको बोल दिया ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और यहाँ पे यदि मैंने प्लेन रखा स्टूडेंट्स इसके ऊपर, इस प्लेन मैंने आपको कल बताया भी था, इस तरह से रखना है। देखिए इस तरह से ये रखा, तो ये दो हिस्से बट गए, तो इसके ऊपर इसको बोल दिया हमने ज्योग्राफिकल मेरिडियन। यहाँ पे रखा, दो हिस्से बदल गए और इसको हमने बोला क्या? मैग्नेटिक मेरिडियन। इसके बाद मैं बात करता हूँ, देखिए इसमें हम कुछ कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। क्या? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंगल। तो देखिए द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। जो हमारा एंगल है ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का, इस एंगल का नाम होता है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंगल थीटा। देखिए ये एंगल क्या होता है, अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जो ये इक्विलेटर जो हम ये बोल रहे हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस जो हमारी बन रही है, और जो हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक एक्सिस, तो इनकी सभी के बीच का अपना अपना एंगल हर जगह पे अलग अलग हो सकता है, अलग अलग प्लेस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, क्योंकि अलग अलग प्लेस पे मैग्नेटिक एक्सिस अलग अलग डायरेक्शन शो करेगी। ठीक है, अलग अलग लाइन शो करेगी। तो ठीक है, तो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंगल आपको समझ में आ गया। द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन, कि इसके इस प्लेन के और इस प्लेन के, ये वाला प्लेन और इस वाले प्लेन के बीच का जो एंगल बन रहा है ना, उसको हमने क्या बोल दिया स्टूडेंट्स? इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। ठीक है, अभी आपको इस डायग्राम में बता भी दूंगा। देखिए यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन है, पूरा प्लेन, मैंने आपसे कहा अभी पूरा प्लेन लेना है, और ये आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच का एंगल बन रहा है ना स्टूडेंट्स थीटा, उसको हमने क्या बोल दिया? मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने बोल दिया मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंगल और डेप्थ। अब देखिए ये दोनों तो बात आप समझ गए होंगे। क्या? ज्योग्राफिकल एक्सिस हम मेरिडियन जो बोल रहे हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच के एंगल को तो हमने क्या बोल दिया? थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब भी कोई निडल को हम मतलब एक सिंपल अर्थ के सरफेस पे रखते हैं, तो क्या होता है
कि जैसे जैसे हम इसको पोल के पास लेके जाते हैं ना, तो पोल पे आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हो चाहिए, 90 डिग्री। तो जैसे जैसे इसको पोल के पास लेके जाते हैं तो ये क्या होती है बेटा, 0 डिग्री से इस तरह से, यदि मान लीजिए फ्री है, इसका मूवमेंट इस तरह से भी फ्री है, ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको फ्री छोड़ रखा है, तो इक्विलेटर पे तो ऐसे सीधी रहेगी, लेकिन पोल्स पे जाते जाते मैग्नेटिक नीडल ही है आपकी जो कंपास में है, ठीक है, यदि मैंने इसको इस तरह से फ्री छोड़ रखा है तो वहाँ पे जाके बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे हो जाएगी, ठीक है। तो ये अर्थ की सरफेस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बन रही है, अर्थ की सरफेस के साथ में कितना, अर्थ के जो मेरिडियन सरफेस हम बात कर रहे हैं उसके साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रही है बेटा, इसे ही हम बोल देंगे क्या, डीप एंगल। क्या बोल देंगे, डीप एंगल। दोबारा समझिए कि जैसे नीडल है, ये हम बात करें अर्थ की सरफेस पे, जैसे जैसे हम पोल पे जाएंगे ना तो बेटा ये झुकती जाएगी इस तरह से, ठीक है, झुकती जाएगी और ये 90 डिग्री हो जाएगी पोल्स पे जाके बिल्कुल अपने आप ही, ठीक है। तो इसी एंगल को बोलते हैं हम डीप एंगल, ठीक है, इसी एंगल को बोलते हैं डीप एंगल। तो व्हेन एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी। देखिए मैं इसको दोबारा आपको समझाता हूँ। व्हेन ए मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन विच प्लेन, इन वर्टिकल प्लेन, यदि वर्टिकल प्लेन में कोई भी एक नीडल है जो रोटेट कर सकती है इस तरह से, द एंगल ऑफ मैग्नेटिक एक्सिस विद द हॉरिजॉन्टल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। कि मैग्नेटिकल एक्सिस का हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बन रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप। देखिए किस तरह से मैंने अभी आपको बताया, कोई भी निडल होगी तो वो क्या कर सकती है, यदि वर्टिकल प्लेन में रोटेट कर सकती है तो एंगल ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस, तो उसका जो मैग्नेटिक एक्सिस जो बन रहा है उसका वो और उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन का जो एंगल है उनके बीच के एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप। इसको समझिए, यदि मान लीजिए हमारे पास निडल पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो ये बना बी, ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना इसमें मैग्नेटिक मेरिडियन में जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बना वो इस तरह से बी बना किसी डायरेक्शन पे, मैंने आपको बताया अलग अलग जगह अलग अलग होगा, ठीक है, क्योंकि डिप होती रहेगी। अब मान लीजिए जो डिप हुई वो हुई तो इसके जब मैंने दो कंपोनेंट करे तो यहाँ पे तो मेरे पास आ गया बी कॉस डेल, यदि मैंने इसको डेल एंगल ले लिया, और यहाँ पे मेरे पास आ गया बी साइन डेल। इसको तो मैंने नाम दे दिया बी एच और इसको मैंने नाम दे दिया बी बी, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो एंगल बना रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। एक्चुअल में कोई डेफिनेशन नहीं है, हम इसी को बोल रहे हैं कि ये कितना डिप हुआ, ये जो नीडल थी वो कितनी घूमी, अब ये कितनी घूमी तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट से तो देखूंगा मैं कि ऐसे थी, अब ये कितना घूमी, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसी को मैंने क्या बोल दिया स्टूडेंट्स, उसी को मैंने बोल दिया मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन एंगल, या फिर हम उसको बोल सकते हैं क्या, डिप। बात सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि यदि ये बी है, मैंने यहाँ पे लिया और तो मैं इसको क्या बोल दूंगा बी साइन डेल, और यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया बी कॉस, बी साइन डेल, इधर बी कॉस डेल, और जो इनके बीच का, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा था ही। तो ये दोनों बात समझ में आई आपको, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन एंगल और मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन एंगल। दोबारा समझा देता हूँ कि जब जियोग्राफिक मेरिडियन और आपको ये बात आ गए मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है उसको तो हम बोल देंगे क्या, थीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला प्लेन था, ये वाला प्लेन था, इन दोनों के बीच का एंगल तो हो गया थीटा। लेकिन जब मैंने बात करी कि मान लीजिए कि कोई मैग्नेटिक नीडल है वो बी इस तरह से झुकी हुई है, तो उसका जो मैग्नेटिक एक्सिस जो मेन आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ आ रही है और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे डेल। और अभी मैंने आपको समझाया कि इस तरह से पोल पे जाते जाते झुकती रहेगी, और मान लीजिए तो हॉरिजॉन्टल प्लेन और इनके बीच का जो एंगल है उसको हमने बोला एंगल ऑफ डिप, ठीक है। अब यहाँ से हमें एक दो चीज़ें समझ में आ रही हैं। देखिए क्या, यहाँ पे मैंने बात करी कि यहाँ पे मुझे पता चल रहा है बी साइन डेल और बी कॉस डेल। अब हमें यही निकालना है कि डिप एंगल कितना होगा, ठीक है, डिप एंगल कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि मुझे इसको यदि मैं लिखता हूँ बी इज इक्वल्स टू बी साइन डेल, इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह से यदि मैं लिखता हूँ बी एच और इसको लिख देता हूँ बी कॉस डेल, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो बी वी अपॉन बी एच इक्वल्स टू
बी साइन डेल अपॉन बी कॉस डेल। जैसे स्टूडेंट्स ठीक है, बी से बी कट हो गया, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, बी वी बी एच इजिकल्स टू टेन डेल, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल एंगल की, तो टेन को इधर भेज दो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल इजिकल्स टू टेन इनवर्स बी वी अपॉन बी एच। तो बेटा एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके पास निकल के आता है, एंगल ऑफ डिप, ठीक है, एंगल मैग्नेटाइजेशन इंक्लिनेशन एंगल। बात समझ में आई सभी को यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए हम बात करते हैं, ये तो आपने निकाल लिया, अब मान लीजिए मुझे बी की वैल्यू भी निकालनी है, तो देखिए बी की वैल्यू हम कैसे निकाल लेंगे, इसी से बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 इक्वेशन यदि आप इनको इस तरह से ऐड करें, बी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर इजिकल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल, ठीक है। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो यहाँ से ये क्या बना, बी बी स्क्वायर प्लस यहाँ से आ गया बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बी बी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर, आपको पता है साइन स्क्वायर डेल प्लस कोस स्क्वायर डेल क्या हो जाता है 1, तो ये हो गया बी स्क्वायर। यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ, और बी की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट क्या, बी वी स्क्वायर प्लस बी एच का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो बात समझ में आई। आज हमने क्या निकालना सीखा इस टॉपिक में, हमने सीखा है कि सबसे पहले मैंने आपको बताया मैग्नेटाइजेशन डिक्लिनेशन एंगल। डिक्लिनेशन एंगल क्या होता है, तो हम बोलते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन, और आपका ये बोल दिया मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है उसको हमने क्या बोल दिया, थीटा, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, प्लेन, इन दोनों के प्लेन के बीच का एंगल, ठीक है। प्लेन जो बन रहा है वर्टिकल प्लेन यदि हम लाइट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे मेरिडियन, ठीक है। उनके बीच का जो एंगल है उसको थीटा, तो मान लीजिए तो बना आपका मैग्नेटिक मेरिडियन का, इस वाले का, और ये आपका बना जियोग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको तो हम बोल देंगे थीटा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल। अब हम बात करते हैं इसकी, कि यदि मान लीजिए हमारी जो निब है वो थीटा डेल एंगल से डिप हो चुकी है, इस तरह से डिप हो चुकी है, तो ये हो गया डेल। अब देखिए मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, और ये है डेल, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बी, ये है डेल। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इतने, तो अब देखिए मैग्नेटिक इसका हॉरिजॉन्टल एंगल और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में जो एंगल बना उसको हम बोलेंगे डेल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसके बीच का जो एंगल है उसको हमने बोला डेल। जैसे भी मैंने आपको बोला, यदि ये निब इस तरह से थोड़ी सी घूमी हुई है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में जितना एंगल बना रही है इसको हम बोलेंगे क्या, डिप। तो बेटा यहाँ पे देखिए मैंने इसको डिप बोला, और मैंने इसके दो कंपोनेंट्स कर दिए, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, इधर मैंने इसको बी एच लिख दिया, इधर मैंने इसको बी वी लिख दिया, इससे इक्वेशन 1 आ गई, इधर से इक्वेशन 2 आ गई, दोनों इक्वेशंस को अपॉन में रखा, बी वी अपॉन बी एच। तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने क्या निकाल लिया, इनका एक रेशियो निकाल लिया, और रेशियो से स्टूडेंट मैंने इसका एंगल निकाल लिया क्या, डेल, tan इनवर्स बी वी अपॉन बी एच, ठीक है। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर इजिकल्स टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल। और बेटा अब मैंने दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। तो ये दो इक्वेशंस मैंने इसमें निकाल ली। इसके अंदर न्यूमेरिकल किस तरह से बनते हैं, अब कई बार क्या करता है आपको वर्टिकल कंपोनेंट दे देता है, तो आप वहाँ से क्या निकाल लेंगे, और मान लीजिए डीप एंगल दे देता है तो आप वहाँ से ये निकाल सकते हैं बी, ठीक है। और फिर आप क्या निकाल सकते हैं, और इसी तरह से आप इसका कोस ये तो बी एच है वो भी निकाल सकते हैं। तो इसके जो कंपोनेंट्स, इसके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो इसी बेस पे बनते हैं कि आपको ये एंगल्स वगैरह बता देता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बता देता है, आपसे बी वी बी एच पूछ लेता है, इनका कई बार इनका डीप एंगल पूछ लेता है, तो ठीक है। इस तरीके के इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं। एक बात स्टूडेंट्स मैं आपसे सभी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप सभी अपने घर पे फिजिक्स की पढ़ाई करें। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ आपको कि 1.5 आवर ये स्टडी आपको करनी ही करनी है अपने वर्क के अकॉर्डिंग। मैं आपको डेली वर्क भेज रहा हूँ, डेली मैं आपको वीडियोस भेज रहा हूँ, आप अपनी वीडियोस को डेली देखें, अपने काम को रेगुलर वे में करते रहें, कंटिन्यूटी, क्योंकि एक साथ यदि आप करेंगे तो बर्डन आएगा, और आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। देखो
और एक बात ये कि आपका यदि कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस जो डाली हुई हैं, आप यूट्यूब चैनल पे जाके उस सारी वीडियोस को भी देख सकते हो। जो आपने टॉपिक नहीं पढ़ा तो ये बिल्कुल ना सोचें कि हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा अब क्या हुआ, तो आप पुराना अपना रिवाइज भी करते रहिए। आपको घर पे प्रॉपर टाइम मिल रहा है बस, लेकिन यूज़ आपको लेना है। तो आप अपने घर पे सभी स्टूडेंट स्टडी करें। फिजिक्स आपको बेटा हार्ड सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो भी टॉपिक नहीं पढ़ रहा, मैं आपसे एक बात कहूँगा, चलो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर उनका रिवीजन बाद में कर लेना, लेकिन 4th 5th और अब जो 6th 7th ये सब जो चैप्टर चलेंगे एक दूसरे से रिलेट हैं, तो आपको पहले 4th चैप्टर अच्छे से आना चाहिए और फिर आप 5th जो भी हमारा कंटिन्यू चल रहा है इसका रिवीजन करें। तो बेटा मैं यही बोलूँगा कि आप इन 2-4 दिनों में अपने पुराने जो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं 4th चैप्टर के, आप ये दोनों चैप्टर रिवाइज करके रखें कि मे बी कि मैं अब आप मतलब इस वीक में आप अपना पूरा वर्क कंप्लीट कर लें, 4th चैप्टर का 5th चैप्टर का विद रिवीजन। आप अपना पूरा, और जो भी टॉपिक आपको नहीं आता आप अपनी वीडियोस देख सकते हैं पुरानी जो मैंने डाली हुई हैं, यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लेकिन सभी पढ़ाई जरूर करें, कम से कम 1 घंटा फिजिक्स को अलग से दें जिसमें आप प्रॉपर स्टडी करें, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।